अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो निगरां हुकूमत है, उस निगरां हुकूमत के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्शंस। और इलेक्शन की तैयारियों की वजह से सियासी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और मुआशी तौर पे जो है हम थोड़ा सा जो है वो पीछे की जानिब चल रहे हैं कि हर तरफ जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सियासत नज़र आ रही है। लेकिन इसी दरमियान IMF का वफ्द आया और IMF के वफ्द ने इनसे मुज़ाकरात किए और तकरीबन $70 करोड़ की जो किस्त थी इन्हें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है और अब फरवरी में वह तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। ये 70 तो निगरां हुकूमत की कामयाबी हम देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मईशत में वफाकी वज़ीर तिजारत जनाब गौहर एजाज साहब दावा करते हैं कि हम $100 बिलियन जो हैं वो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। लेकिन हाउ, कैसे? गैस की कीमतें रातों रात आपने 1350 रुपये से आपने 2150 और 2200 MMBTU कर दी। तीसरी जानिब आपने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। फिर हमने ये सुना है कि पानी की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सनतें किस तरह सर्वाइव करेंगी। इस वक्त सूरत ये कि गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से सनतों ने अपने हड़ताल की कॉल दी। 4 दिसंबर को पूरे सिंध और बलूचिस्तान में तकरीबन 11 सनती जोन्स में वाक़ हज़ारों सनतें बंद हो गई। यकीनी तौर पे 40 से 45 अरब रुपए रेवेन्यू का नुकसान हुआ हुकूमत को। लेकिन इन सरकारों का कहना है कि अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम मुस्तकबिल में मजीद जो हड़ताल कर सकते हैं। तो $100 बिलियन की जो वो वादे हैं जनाब बरामदात की, वो कहाँ गए? दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो मईशत की जो स्ट्रॉन्ग है, वो जो स्टॉक एक्सचेंज को 60,000 से ज़ायद की बुलंदी पे छू चुका है, वो एक संगमील है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉलर 284 रुपये 85 रुपये से 285 रुपये से नीचे नहीं आ रहा, कभी 284 कभी 285, बल्कि ऊपर चला जाता है। वो 250 रुपये तक लाने के दावे कहाँ चले गए? सबसे ज़्यादा जो गमगीन बात है वो ये है कि सर्दी का सीज़न आते ही शहर के अंदर आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 2 ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं जिनमें कि एक RJ मॉल और दूसरा जो है अर्शी शॉपिंग मॉल। इस 12 रोज़ के दौरान जो है इनमें आतिशज़दगी हुई और इसमें जानों का ज़ाया भी हुआ और माल का भी नुकसान हुआ। सवाल ये पैदा होता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम इन्हीं सब चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ जो होंगे वो ताजिर होंगे और ताजिरों से ही पूछेंगे कि इन सब चीज़ों का हल क्या है और इनके असबाब क्या है। तो लिहाजा मैं सबसे पहले जो है अपने मेहमान साहब का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब फैसल मोईज़ साहब। फैसल मोईज़ साहब जो हैं ये हैं चेयरमैन निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और माशाल्लाह काफ़ी नौजवान और एनर्जेटिक भी हैं और तमाम चीज़ों पे एक दस्तरस भी रखते हैं, उबरू भी रखते हैं। हम आज इनसे पूछेंगे कि गैस की कीमतों में जो इजाफा होता है या कारखानों में भी आतिशज़दगी होती है या शॉपिंग मॉल्स में आतिशज़दगी होती है, इनकी वजूहात क्या होती हैं। थैंक यू फैसल मोईज़ साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सदाबहार शख्सियत हसन बख्शी साहब। हमारे सहाफ़ियों में काफ़ी ज़्यादा ये मकबूल हैं। ये हैं साबिक चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन और साफ़ी में हकीकत बता रहा हूँ कि साफ़ी में हसन बख्शी साहब जो हैं वो मौजूदा चेयरमैन कोई भी हो, लेकिन हसन बख्शी साहब सदाबहार शख्सियत हैं और वो इतना अच्छा दस्तरस रखते हैं हर चीज़ पे कि आप यकीन कीजिए कि हम किसी हद तक उससे मुतमईन भी हो जाते हैं। तो आज हसन बख्शी साहब से हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आतिशज़दगियाँ हो रही हैं इसमें बिल्डर्स का कसूर है, इसमें हुकूमत का कसूर है, ताजिरों का कसूर है? उससे पहले थैंक्स फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब जावेद शम्स साहब। जावेद शम्स साहब जो हैं एक नौजवान और बहुत ज़्यादा उभरते हुए जो है आप क्या कहते हैं ट्रेड लीडर हैं और एक जुनून की हद तक इनको एक वाबस्तगी है कि ताजिरों के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ जो है वो कोशिश करते हैं और इसी तरह अर्शी शॉपिंग मॉल में जो ताशरी हुई उनके दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए जिस तरह ये भागदौड़ कर रहे हैं, इसी तरह RJ मॉल के लिए भी भागदौड़ की, तो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। और आज जावेद शम्स साहब हमें बताएंगे कि इन ताजिरों के जिनके की नुकसानात हुए या जिनकी जानों का ज़या हुआ उनके लिए क्या हुकूमत कर रही है। जावेद शम्स साहब ये हैं सदर अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीज़न के। थैंक यू जावेद शम्स साहब। मेरे तीनों मेहमान मौजूद हैं और आज काफ़ी से ज़्यादा जो है दंगल अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले जो है वो फैसल मोईज़ साहब की तरफ चलता हूँ। फैसल मोईज़ साहब, ये मुसलसल
हर टाउन से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, निकाटी, फिर आपके काटी, फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें हुई कि गैस की कीमतें बढ़ गई। तो गैस की कीमतें बढ़ने से क्या नुकसान क्या हो रहे हैं और आइंदा क्या सनतों पर मनफी असरात मुरतब होंगे? अच्छा बिलाल भाई, अभी आपने अपने इंट्रो में जो बात बोली ना कि गैस के रेट 1350 रुपए से जो है 2200 और 2400 MMBTU, हाँ। ये बात नहीं, इसे 1150 रुपए के रेट थे, हाँ, अच्छा। और वो बढ़ के डबल हो गए। इशू ये है कि ईसीसी में एक चीज पास होती है, ऑगरा रेट्स की डिटर्मिनेशन करती है, जो ऑगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रेट्स की डिटर्मिनेशन करती है 1350 रुपए पे। ठीक है, 1350 में भी 22% प्रॉफिट है, यानी उन्होंने जो डिटर्मिनेशन की है। और एकदम रातों रात ईसीसी का एक हुक्म आता है कि आज कल से गैस की कीमतें इस रेट से चार्ज की जाएंगी। मेरा कहना यह है कि अच्छा, इसकी इत्तला आपको क्या लेटर के जरिए की गई या मीडिया के जरिए पता चली? मीडिया के जरिए पता चली, हाँ। लेटर तो किसी एसोसिएशन या चैम्बर में नहीं आया, मीडिया ने रात को खबर चलाई कि ईसीसी में ये अप्रूव हो गया। मेरा कहना यह है सर कि इस वक्त वैसे ही इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट्स का आपने हाल देखा है कि पिछले साल के मुकाबले में कितनी डिप्लीट हुई है हमारी एक्सपोर्ट, और ये सारे मामला देखते हुए इस वक्त ये इकदाम उठाना का मकसद ये है कि किसी तरह इंडस्ट्री को जो है वो इस्तेसाल किया जाए, इंडस्ट्री को नीचे लाया जाए। दिस इज द राइट टाइम टू बूस्ट द इंडस्ट्री। क्यों करेंगे ऐसा? क्या वो दुश्मन है? बिकॉज़ देयर इज सर्कुलर डेब्ट, दे वांट देयर व्हाट दे हैव ऑलरेडी टेकन मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज और IMF और वर्ल्ड बैंक, दे वांट इट टू रिटर्न बैक। देखिए IMF ने उनको हिदायत दी थी। सर देखिए मेरी बात सुन, IMF नहीं, वो IMF की बात करते हैं ना, जिस वजीर से बात करो, जिस मुशीर से बात करो, वो कहते हैं जी IMF की ये शराइत हैं, IMF के ये मसले मसाइल हैं। तो मसला ये है कि हमने तो हमेशा से एक डिमांड की है, ठीक है, इस मुल्क में हिस्सा डालने को हम भी तैयार हैं। मसला ये कि हमेशा इंडस्ट्री ने और ये बिजनेस के शोबों ने जो तिजारत से मुंसलिक हैं, या ये जो भाई बैठे हुए हैं बिल्डर, हमने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए जब भी कोई मौका आया सबसे पहले हम आए आगे। मसला ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और सारे लोग जो हैं इस वक्त, चाहे वो जो भी गैस लेते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो और जो इदारे हैं या जो चीजें चल रही हैं, चाहे फर्टिलाइजर हैं, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, जी। वो सबको ये बेयर करना है, सही है ना? इसलिए कि सब्सिडी सबने ली है क्रॉस, सही है। अच्छा, अब जब वक्त आया पाकिस्तान को डिलीवर करने का, तो मसला ये है कि इंडस्ट्री के अलावा जब आप क्रॉस सब्सिडाइज करेंगे, चीजें जो है वो क्रॉस आप रेट्स बढ़ाएंगे, सब चीजों के रेट्स बढ़ाएंगे, तो इवन ये है कि ये मसाइल में कमी आएगी, इंडस्ट्री का रेट भी कम होगा, डोमेस्टिक को इतना सस्ता डोमेस्टिक है इस वक्त। मसला ये है कि आप एक बात देखें, आज यहाँ बात ये करता हूँ कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कहाँ है, बांग्लादेश किस वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मसला ये है कि उन्होंने किया क्या है कि अपने डोमेस्टिक सेक्टर को हटा के यानी LPG गैस पे लाके, और उस सेक्टर को उन्होंने इंडस्ट्री को सारी गैस दी, सारी यूटिलिटीज दी। ये बातें अपनी दुरुस्त हैं। आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक्सपोर्ट पे इससे क्या फर्क पड़ेगा और कितने % एक्सपोर्ट की डिक्लाइन होने की खदशा? सर देखें, ऑलरेडी वी आर इन डिक्लाइन, सही है। इसके बाद तो मैं आज आपको सही बात बताऊं कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि इंडस्ट्री जो खास तौर पे जनरल इंडस्ट्री है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको आप SME कहते हैं, वो जो डाइंग यूनिट्स हैं, जो कोलिगेटेड कार्टन के यूनिट्स हैं, ये सारी चीजें जो है ये बंद होने की नहज पे हैं। आज ये 2100 का रेट किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आज इलेक्ट्रिसिटी का रेट आप देखें तो इस वक्त जो है 58 रुपए पर यूनिट है, और आप बराबर में बांग्लादेश में अगर पाक रुपीज में कन्वर्ट करें तो 19 रुपए की बिजली मिल रही है। हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो वहां भी फैक्ट्री है, यहाँ भी फैक्ट्री, उन्होंने मुझे शेयर किया एक बिल, और मैंने मीडिया से भी शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन। 19 या 20 रुपए की बिजली पड़ती है बांग्लादेश में कन्वर्जन में पाक रुपीज में, एंड वी आर सेलिंग, यानी हम जो खरीद रहे हैं बिजली वो 58 रुपए यूनिट। तो सर मसला ये है कि हमें कहीं तो रिलीफ दिया जाए, और 22% सूद, जी 22% सूद, और मसला ये कि कहीं रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हमने विंटर इंक्रीमेंटल के लिए बात की कि जो इजाफी चार्जेस होते हैं KE के, वो पूरे पाकिस्तान में लग गए, लेकिन KE की तरफ से नहीं है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि इस वक्त जिन हालात में इंडस्ट्री है, और खास तौर पे कराची की इंडस्ट्री, ये वो शहर है जो पूरे एक्सपोर्ट्स का पाकिस्तान की 54% एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 68% रेवेन्यू फेडरल को देता है, 90% वो प्रोविंस को देता है। आज ये वक्त है कि इस शहर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है गवर्नमेंट की साइड से। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ये अचानक फैसला क्यों किया? क्या गैस खत्म हो रही है? देखिए गैस जो का RLNG आ रही थी वो कहां? जी सर, मैं एक बात बताऊं, कोई नई एक्सप्लोरेशन हुई नहीं पाकिस्तान में 2013 के बाद,
सही है। 13 से 14 कंपनीज थी, वो एक्सप्लोर करती थी गैस। वो लेटर भी मेरे पास मौजूद है, आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूं। उन्होंने एक लेटर लिखा उस वक्त की गवर्नमेंट्स को, 2022 में वो लेटर लिखा कि हमारी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही गवर्नमेंट की साइड। तो वो एक्सप्लोरेशन कंपनियां छोड़ के चली गई पाकिस्तान। अब 3 कंपनियां बची हैं, उसमें एक हंगरी की कंपनी है, एक पोलिश कंपनी है, और एक नहीं पोलिश कंपनी है, और एक जो है वो चाइनीज कंपनी है। ठीक है, वो भी इस नहज पे खड़े हैं कि वो एक्सप्लोरेशन छोड़ के चले जाए। आप बात सुनिएगा, आपके नेबर में जितनी कंट्रीज हैं वो इस वक्त डिगिंग कर रहे हैं नए वेल्स की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है, 50 वेल्स आपका नेबर कंट्री खोद रहा है। सही है। मसला ये है कि हम आज इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान में हम इतने पीछे क्यों रह गए? नई एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हुई इस मुल्क के अंदर कि एक्सप्लोर होती गैस? हमें जरूरत ही नहीं थी, इंडिजिनस गैस इतनी हमारे पास मौजूद है कि हमें RLNG इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद है कि जितनी गवर्नमेंट इससे पहले 20-25 साल में थी, उन्होंने अपना वो काम नहीं किया जो उन्हें असली करना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जरा हसन बख्शी साहब, हसन बख्शी साहब, बात ये है कि ये तो मैं बाद में फैसल साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछूं, क्या सूरत हाल है? ये आग क्यों लग रहे हैं बिल्डिंग्स में? ये किसका कसूर है कि इमरजेंसी गेट नहीं होता, दरवाजे नहीं होते, वायरिंग की खराबी है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मौका दिया आने का। थैंक यू। देखिए, पहले तो जो लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, कोई अल्फाज नहीं जो मैं वो कहूँ और उनका दुख में कुछ कमी। बेशक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को आमीन सब्र अता। आमीन आमीन। अब हमने प्रैक्टिकली देखना चाहिए क्या इश्यूज़ हैं। देखिए, 2 किस्म की बिल्डिंगें हैं। एक वो बिल्डिंग है जो आज बन रही हैं, और एक वो बिल्डिंग है जो आज से पहले बन चुकी है और ऑक्यूपाइड है। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो आज बिल्डिंगें बन रही हैं उनको जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, जब तक वो फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर लें, ताकि वो मीट करें, उसके बाद आप उनको दे दें। किसको? बिल्डर को नहीं देना चाहिए। बिल्डर को नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई आपकी जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं जो बेहिसाब हैं। अब देखिए, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हादसात होते हैं, पर उनके स्टैंडर्ड होते हैं, मेंटेनेंस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिल्डिंग बनती है, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, और मैं ये नहीं कहता परफेक्ट बिल्डिंग बनाता है, खामियां वहाँ भी होती हैं, और वो 1-2 साल अपनी उसको मैनेज करके एसोसिएशन को दे देता है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में ये होता है कि वो एक मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि किसी रेगुलेटर के अंडर आती है, उसको बिल्डिंग हैंड ओवर की जाती है मेंटेनेंस के लिए। देखिए, जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हर 6 महीने साल बाद रीफिल होने पड़ते हैं। अब तो मतलब ये कि जो यूनियन होती है बिल्डिंग की, जी, वो 2 साल तक तो बिल्डर अपने पास रखता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा देता है, जो ओनर्स है उनके हवाले कर देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ओनर्स एक ऐसा ख्याल होता है ओनर्स का कि बिल्डर शायद बहुत पैसे इसमें बना रहा है, तो बिल्डर भी बोलता है दे दो भाई, उन्हीं की चीज़ें हमारी नहीं है। पर उसमें क्या होता है, वो फिर कॉस्ट कटिंग करती है। अच्छा, कॉस्ट कटिंग क्या करती है? वो फायर एक्सटिंग्विशर रीफिल नहीं करती है। वो करती क्या है कि जहाँ पर 4 दुकानें 6 और कर दी, क्योंकि तो शॉर्ट सर्किट अगर किसी बिल्डिंग में होती है जी तो उसका रिफिल से क्या ताल्लुक? मैंने नहीं, शॉर्ट सर्किट अगर होती है तो जब एक्सटिंग्विशर भरे हुए होंगे तो वो यूज हो पाएंगे ना, एक बात। और दूसरी बात, जहां आप 3 दुकानें एक्स्ट्रा लगा देंगे, उनको मीटर भी देंगे, तो उनकी कहीं वायर तो छेड़छाड़ करेंगे ना। सो कहने का मकसद है, दुनिया में तरक्की, देखें, वी डोंट नीड टू क्रिएट न्यू साइकिल। जो एक तजुर्बा हो चुका है, बिल्डिंग बनने के बाद प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनीज होनी चाहिए, जिनका ना सिर्फ काम ये होना चाहिए कि उसमें फायर फाइटिंग की चीज़ों को चेक करते रहे, मेंटेन करें। इदारे तो हैं, नहीं है ना। अभी हमारे यहाँ ये 2014 में हमारे यहाँ जो है फायर फाइटिंग की जो हालात को चेक करने का इदारा है, फिर आपके इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर होते हैं, सिविल डिफेंस का इदारा है, हमारे इदारे तो हैं। नहीं देखिए, पर मैं चूंकि बहुत साल से बिल्डिंग बना रहा हूँ, इस 25 साल में या 30 साल में परसों एक मेरी बिल्डिंग में पहली बार सिविल डिफेंस वाला आया, मैं ईमानदारी से, वो भी अच्छी का, जब वो आग लग गई उसके बाद। जी, मैं ये क्या, पर देखें, हम ये कहते हैं कि हमें अपनी कोताही। अच्छा, आने के बाद उसने क्या किया? उसने देखा, उसने बोला, अच्छा मेरी बिल्डिंग में फायर एग्जिट था, एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, उसने हमें कहा कि स्टिकर लगाएं इमरजेंसी की स्टेयर्स की तरफ। मेरे आदमी ने पूछा, मैंने बोला हाँ लगा लें, वाजिबी बात है, क्योंकि वो हमें ध्यान नहीं रहा कभी कि वो, उसने कहा इमरजेंसी में जब भागते हैं लोग तो उनको कुछ मेहमान भी होते हैं, उनको पता नहीं। एक बात उसने और अच्छी कही, विच इज़ ऑल्सो वेरी वैलिड। उसने कहा कि बैटरी वाली लाइट्स लगाएं, क्योंकि जब खुदा न खास्ता आग लगती है, लाइट चली जाती है, तो वो बैटरी वाली लाइट्स ऑन हो जाए। अभी देखिए, बहुत छोटी बात है, इसकी कोई कॉस्ट कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं है, ठीक है ना, पर
किसी ने बताया, मैंने अपने आदमी को कहा कर लिया। बिल्डर का क्या ये कसूर नहीं है कि बिल्डर जब हैंडओवर करता है तो सब तमाम चीजें उसको वहां नस्ब करके देना चाहिए? मैंने आपको ये कहा ना, बिल्डर का नोबडी इज परफेक्ट बिलाल भाई, गलती होती है, कमी बेशी होती है। क्या अभी जदीद बिल्डिंग बन रही है उनमें है? मैं आपको उस दिन भी मैंने कहा कि आप मेरी बिल्डिंग विजिट करें, कल सिविल डिफेंस वालों ने की। सर आप आबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैंने खुद कहा कि देखें इमरजेंसी एग्जिट बिल्कुल है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह है। वो आपकी बिल्डिंग में ना मार्च या जून तक जो उसके 6-6 महीने का उसकी रिफिल का टाइम होता है। आरजे मॉल चला, आरजे मॉल में तो सीढ़ियां एक ही थी और आरजे मॉल की हालत देखी आपने, उसमें 11 अफराद शहीद हुए। जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? या आरजे में जो प्रोग्राम हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पहला सवाल ये होगा कि आरजे मॉल कब बना था, और दूसरा जो अर्शी बना कब? अर्शी को 30 साल हो गए, बिल्कुल। आरजे को 15 साल हुए तकरीबन। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 15 साल में आज वहाँ बिल्डर मौजूद नहीं है, ना आरजे में मौजूद है। सो जो वहाँ के ओनर हैं या जो वहाँ के टेनेंट हैं जो मार्केट रन कर रहे हैं वही उसको गवर्न कर रहे हैं। तो लिहाजा आप ये समझें कि जो वहाँ की एसोसिएशन है उनकी भी कोई जिम्मेदारी। मैं अगर 0 मीटर गाड़ी भी ले लूँ टोयोटा करोला से या होंडा से और उसमें ऑयल नहीं डालूँ, उसकी सर्विस नहीं कराऊँ, तो एक लिमिट पे आके इंजन सीज हो जाएगा या हीटअप हो जाएगा। देखिए ये फैक्चुअल पोजीशन है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसानी लाइफ से ज़्यादा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस बिल्डिंग में मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई बेटा भी हो सकता था। तो मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो जनाब ये जावेद शम्स साहब से हम जरा तफसील से वो गुफ्तगू सुनेंगे अर्शी माल के हवाले से, जो भी कुछ हादसा हुआ है इस हवाले से। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल फैसल मोइज़ खान साहब और जनाब हसन बख्शी साहब ने अपनी गुफ्तगू की, लेकिन मैं फौरी तौर पर जनाब जावेद शम्स की जानिब चलते हैं जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीज़न के। जावेद शम्स साहब, आप माशाल्लाह मौके पर मौजूद भी थे जिस वक्त यह अर्शी की वाक़या हुआ, साने हुआ, और वहाँ पर आपने बड़ी ज़्यादा मतलब कि लोगों ने एक जिम्मेदारी में, सिलसिला क्या हुआ था, कैसे आग लगी? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत अहम मौजूद है जिस पे आज आपने बुलाया और बड़ी सहर अफजा जो है गुफ्तगू फैसल भाई ने और हसन बख्शी साहब ने की। थोड़ी सी मैं आपको इतलात दे दूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो दर्जी की दुकान थी वहाँ एक LPG सिलेंडर आया, उस सिलेंडर में लीकेज थी, वहाँ किसी ने सिगरेट जलाई। अच्छा, वो लीक थी? वो लीक थी। अच्छा, वो दुकान से बाहर रखी हुई थी? दुकान से बाहर थी, उसको किसी ने लाके वहाँ रखा है कि थोड़ी देर के लिए रख ले, होता है ना दुकानदार के पास रख देते हैं, यार रखे मैं बाद में ले लेता हूँ। ठीक है। वो लीकेज थी, उस लीकेज की वजह से उस दुकानदार ने जैसे ही कोई सिगरेट या कोई चीज जलाई, उसके बाद वो शख्स भी जहाँ भाग हो गया, अल्लाह, शहीद हो गया, वो दुनिया से चला गया। लेकिन बदकिस्मती देखें कि अभी फायर ब्रिगेड वालों ने शाम को कोई 8 साढ़े 8 बजे एक प्रेस रिलीज जारी करी और उसमें उन्होंने कहा कि 5:41 पे जो है वो हमें कॉल आई और 5:42 पे जो हमारी गाड़ियां रवाना हो गई। मकसद दुनिया का इतना बड़ा झूठ है ये कि आपकी गाड़ी रेडी थी, आपके जो फायर फाइटर थे वो वर्दियां पहन के बैठे थे, उनको इल्हाम हो गया था कि अभी हमें कॉल आने वाली है। अच्छा, क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ? 5 लोग चले गए जान से। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्रेस रिलीज के अंदर कहीं ये जिक्र नहीं किया कि 5 लोग इस मामले में जिंदगी की बाजी हार गए। वो ये बता रहे हैं कि जी 73 फ्लैटों को बचा लिया, 30 दुकानें बचा ली, कोई दुकान नहीं बची। 99% दुकानें जल गई हैं। आपने सर्वे किया, सबने सर्वे किया। जी बिल्कुल। हम 3 दिन से रोडों पे वहां बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, ताजरों के साथ। बदकिस्मती क्या है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हसन बख्शी साहब ने कि जी 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी, ये थी। अर्शी शॉपिंग सेंटर का वाकया तो छोड़ दें, आरजे मॉल में, आरजे मॉल के अंदर सर अभी भी बिल्डर बैठा हुआ है, इस वक्त तक बिल्डर बैठे हुए, उन्होंने कोई एसोसिएशन को नहीं किया। हम वहां गए, हमने काम की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हम उसको लुक आफ्टर कर लेंगे। देखिए, हकाइक बयान होनी चाहिए। और मैंने जब कराची चैम्बर रब्ता किया और कराची चैम्बर से वहां पर उनके सीनियर नायब सदर आए, अपना अल्ताफ गफ्फार साहब, और उनके बाद तनवीर बारी साहब जो नायब सदर, वो आए, हमने प्रेस से बात करी। मैंने वहां भी मुतालबा किया कि देखें, इस बार एक तो SBCA फौरी तौर पे इस बिल्डिंग को ये ना करे कि सील कर दे। हमने कारोबार बढ़ाना है, कारोबार तबाह नहीं करना। अगर हकाइक है तो हकाइक बता के किए जाए, खाली गोरख धंधा ना किया जाए कि अल्फाज के। SBCA ने क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। आज शाम को सुई सुदर्न गैस वाले आए थे, उन्होंने भी तमाम जो उनके पॉकेट्स थे वो क्लियर करके ओके की रिपोर्ट दे दी, उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया। अब सूरत हाल क्या है देखें, अर्शी शॉपिंग सेंटर हवादार था, चारों तरफ से खुला हुआ था। ऐसा नहीं था कि 4 दीवारी के अंदर था। 16 के करीब राहदारियां थी उसकी, उसके बावजूद आग लग गई। काफी कुशादा फ्लैट्स थे वो। हाँ। अच्छा, मेजनाइन तो दुनिया का बंद होता है, वहां भी बंद था। अब हुआ क्या है कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। अब वो रश की वजह से पहुंची है, जैसे भी पहुंची। सोराबगुंड वहां से 2 किलोमीटर के फासले पे फायर ब्रिगेड उनका स्टेशन है। नाजमाबाद वाला 2.5 किलोमीटर के ऊपर है। अगर 2.5 किलोमीटर में आप पौने घंटे 1-1 घंटे बाद आएंगे तो कैसे मुमकिन होगा?
अच्छा, फिर उससे आगे चले जाएं। अब हुकूमती ओहदेदार आए, सीएम साहब खुद आए, दीगर लोग आए, क्या बात करी, बहुत अफसोस हुआ। और क्या कह सकते हैं वो यार? नहीं देखें, उन्हें फौरी तौर पे ऐलान करना चाहिए था कि ये छोटे ताजिर हैं, एक एक दुकान में सर 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख का माल था। उनको फौरन ये ऐलान करना था कि हम साथ खड़े हैं, कराची चैम्बर साथ आ जाए, जो एसोसिएशन है लीड कर रही है वो आ जाए, अपना किरदार अदा करें। इनको देखें, हमने जंग यही लड़नी है कि छोटे ताजिर को सपोर्ट करनी है, उसके माली इकदाम के लिए उसको मामलत करनी है। पैसे मैं या आप नहीं देंगे, पैसे गवर्नमेंट देगी। कराची चैम्बर के पास अगर फंड है तो वो पहले भी जुबैर भाई ने जारी किए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वो अपना कदम बढ़ाएंगे और पहले की तरह वही मामला तय करते हुए इनके लिए जो माली इमदाद करेंगे। लेकिन अगला मसला क्या आता है? अगला मसला ये आता है कि जब इदारे मार्केटों में आते हैं वो पैसे लेके क्यों चले जाते हैं? देखिए, जब आपका काम है फायर ब्रिगेड वालों का आगे फायर टेंडर वो चेक करना कि जी वहां पर आपने जो है वो सिलेंडर लगाए नहीं लगाए, तो उसके बाद वो नोटिस क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कहते कि जी आप लगाएं? जब तक नहीं लगाएंगे आप मार्केट सील कर देंगे। आप करें, हम आपके साथ खड़े। देखें, अब हमें जिस सदी में हम चले गए, अब हमें फरसूदा निज़ाम से बाहर आना है, आगे की तरफ जाना है। मैंने वहां भी ये कहा था प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इसके जो इकदाम जो लेट हुए, जो ऊपर के फ्लैट जले, देखिए मार्केट का जलना, साथ में 3 फ्लैट जल जाना। फ्लैट तो जले, लेकिन ये है कि तकरीबन आप समझिए इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं जले। नहीं सर, फ्रंट के फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक जो फ्लैट्स हैं वो क्लियर कर दिया। फ्रंट के 2 फ्लैट जुज़वी तौर पे और 3rd फ्लोर के ऊपर मुकम्मल तौर पे, यानी आग की शिद्दत देखें आप। तो सूरत-ए-हाल ये, इंतजामिया बेबस थी, वहां कोई पुरसाने हाल नहीं था। 2.5 घंटे के बाद डीसी साहब आए, उन्होंने विजिट किया। ये रविश बंद करनी चाहिए, आप ऑन बोर्ड लें। हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर आप तमाम बड़ी एसोसिएशंस को अपने साथ चलाते हैं हुकूमती सतह पे, कराची शहर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं इंतजामी सतह पे, ये मामला फिर आएंगे। देखिए, अच्छा, मेडिसिन मार्केट में भी आग लगी है परसों। हाँ, वो खारादर की मेडिसिन में लगी, 2 ऊपर वाले फ्लैट्स में लगी, लेकिन वो इतना कोई बच गया, नुकसान कर दिया। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मेरे ख्याल में फैसल साहब भी इत्तेफाक करेंगे, हसन बख्शी भी इत्तेफाक करें। मुझे एक बात बताएं कि क्या जब एक बिल्डर एक मरतबा एक चीज़ आपको दे देता है, चाहे वो दुकान हो या फ्लैट्स हो, तो क्या उसमें हिफाजती इंतजामात करने की जिम्मेदारी सारी बिल्डर की है, हुकूमत की है? नहीं, देखें, जहां तक क्या दुकानदार का कोई फर्ज नहीं है? या फ्लैट ओनर, चाहे वो मेरा फ्लैट है, चाहे वो मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जो है वो उसमें जो हिफाजती इंतजामात लगाऊं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ताजर एसोसिएशंस को ये चाहिए, ये काम करे। लेकिन हुआ क्या है? देखिए, पिछले 30 सालों में जो रहनुमा हमारे चल रहे थे या हैं अभी भी, अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे, उन्होंने कुछ नहीं किया ना। वो तो इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर को नहीं कहते कि आप रजिस्टर्ड करवाओ। माजरत के समय तो खुल के बात करता हूँ, आपको पता है, वो इस बात पर आमादा है कि किसी तरीके से निगोशिएशन हो जाए, 10 रुपए वहां चले आए, 5 रुपए मेरे पास आ जाए। हमने 8,000 मेंबर दिए पिछले साल, इस साल अब तक 3,500 मेंबर हम दे चुके हैं। यानी कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस लीडरान जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ नाम के लीडरान है, जिनकी एसोसिएशन वर्क नहीं कर रही। मतलब ये कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं सर, बिल्कुल इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। जो अनरजिस्टर्ड है उनको ब्लॉक करना चाहिए। आप बिल्कुल इस पे काम करें, गवर्नमेंट नहीं, देखें, हाँ। अगर रजिस्टर्ड नहीं है उसका हक नहीं है ताजिर जो एसोसिएशन चलाने का। आप कितना बड़ा काम करें, मईशत की रीढ़ की हड्डी छोटा ताजिर है, 11 लाख से ज्यादा छोटे ताजिर है कराची में। कौन इनका पुरसाने हाल होगा? मैं अगर बात नहीं करूंगा, 3 दिन में उनके घरों पे राशन, वो अपनी बिरादरी की बात करेंगे, वो अपनी बिरादरी की बात करेंगे। हम जुड़े हुए हैं। अगर इंडस्ट्री बनाती है, देखें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप चाहे इंडस्ट्री से माल बनवाएं, चाहे इंपोर्ट करके लेकर आए, बेचेगा कौन? छोटा ताजिर। ये हकीकत है सर, अगर हम टूट गए, हम बर्बाद हो गए, एंड सेलर कौन अपनी फैक्ट्री का माल बेचेगा? कितना एक्सपोर्ट करोगे? रो रहे फैसल भाई। और एक और बदकिस्मती हो रही है सर, ये भी मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आप ये बात ना करें कि जो रिहायशी इलाकों में जो है सुई गैस ना दे और इंडस्ट्री को दे दें, यानी कि चंद हजार इंडस्ट्री को देने के लिए पूरे मुल्क के लोगों से आप सुई गैस ले लें। नहीं, दुनिया का उसूल है, पहले इंडस्ट्री बाद में रेजिडेंशियल। आप इंडस्ट्रीज को उस लेवल पे तो लेके जाए। अरे सुन तो लेना भाई, इंडस्ट्री टैक्स के लेवल पे कहाँ खड़ी हुई है? जावेद भाई, इसका जवाब मैं दूंगा ना आपको। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गरीब आबादियों की गैस आप खत्म करें। देखें, जो हमारे इस वक्त जो पॉश इलाके हैं, आप डिफेंस ले लें, पीसीएचएस ले लें, नॉर्थ नाजाबाद ले लें, गुलशन ले लें। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि हमारे स्लम्स को गैस ना दे। हमारी एक बाइफरकेशन है कि आपकी बहुत सारी गैस जो है इन पॉश इलाकों से बचेगी।
आप इन पॉश इलाकों से नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, दे कैन अफोर्ड एलपीजी, सही है ना। पूरी दुनिया में निजाम है, दुबई जाते हैं आप, एलपीजी पूरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग एलपीजी पे चल रही है। आप बांग्लादेश जाएं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री देखे, आपके मुल्क में एक ही रास्ता है फॉरेन एक्सचेंज लाने का, वो एक्सपोर्ट से। आपकी अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, उसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपके रिजर्व्स मजबूत होंगे। आपने सब चीजों पे सोचना है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि आप लोग जो है, आप लोगों का ख्याल बहुत जरूरी है, जो छोटे ताजिर हैं, और कराची चैम्बर ये काम कर रहा है, सही है ना। मेरा सिर्फ मसला ये है कि हमें कहीं तो ये लाइन खींचनी पड़ेगी ना बिलाल भाई, कहीं तो इस मुल्क के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल। मसला ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप स्लम्स जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी गैस नहीं दें, आप गैस उनको दें जो नीडी है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी एंड दे कैन गो विद दैट गैस। कैसे मुमकिन है? एक नहीं मुमकिन तो है, मुमकिन तो है यार। हमें मैंने अपने बचपन में मुमकिन बनाना पड़ेगा। मैंने अपने बचपन में देखा था कि हमारे घरों में जो है वो एलपीजी सिलेंडर आया करते थे। कराची की बात कर रहा हूं मैं, 70s की बात कर रहा हूँ, 75 76 तक। जब भुट्टो साहब यहाँ आए तो उसके बाद उन्होंने सुई गैस के निजाम को बनाया, उससे पहले सिलेंडर ही चला करता था। सर एक बात बताऊं, अच्छा, एक ये बिलाल भाई की बात काटते हुए लोगों ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहां लाइनें डलवाई हैं, ये आप जानते हैं बात। मसला ये है कि देखिए, आज मुल्क प्रॉब्लम में, मैं बिलाल भाई मुझे प्रॉब्लम में, मुझे एक बात बताइए, आप एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल होना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर ही तो फटता है सबसे ज्यादा सर, उसकी कौन सा देखिए पूरी देखिए एक बात सुने, उस नहीं मैं क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं आप ये बात करें दो एसएसजीसी, अब जो सिलेंडर ये बात सर, आप बात समझे कि सिलेंडर ₹1800 का सिलेंडर है, 27 गेज की चादर में बना हुआ है सर, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे ना। मसला ये है सर कि एसएसजीसी का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एलपीजी सप्लाई करता है, और उसके सिलेंडर्स उस मेयार पे इंटरनेशनली कि आप उस सिलेंडर्स को लें। सही, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, आप क्यों जाके ये जो लोगों ने लाइसेंसेस लिए हुए इनसे आप गैस लेते हैं सिलेंडर, इसको बंद करे ना गवर्नमेंट बंद करे, गवर्नमेंट बंद करे ना, तो डायरेक्ट जो आपके ये डिस्कोज हैं एसएसजीसी एसएनजीपीएल, इनके थ्रू ये एलपीजी दें। बिल्कुल, इनके सिलेंडर सेफ हैं स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड ये है कि उनके ऊपर चांसेस सिलेंडर खुले आम जी सर, मोनोपोली आइटम है वो, एक सिलेंडर 13,000 रुपए का कौन लेगा सर? अरे भाई, आप बात नहीं समझे ना सर। आप उसको पहले सस्ता तो करें, आप लोकल प्रोडक्ट। जावेद भाई, मैं आपको लियाकताबाद में सस्ता करने को नहीं, लियाकताबाद की बात नहीं कर रहा मैं, लांडी, मलीर, कोरंगी, बल्दिया, औरंगी, न्यू कराची, आपने पूरे कराची की बात, आपने बात ही नहीं सुनी, आपने मेरी बात समझी नहीं। जी, मैंने आपको सिर्फ पॉश एरिया, इन इलाकों में आप गैस दें एसएसजीसी की, मैं उससे इंकार ही नहीं कर रहा। मैं आपसे कब कह रहा हूं लांडी कुरंगी में नहीं दे, मैं कब कह रहा हूं न्यू कराची में नहीं दे, मैं तो कह रहा हूं दे, ये सुई गैस की गैस दे। लेकिन जो पॉश एरियाज है, दोस कैन अफोर्ड दिस गैस, आप उन लोगों के ऊपर ये बर्डन डाले, और वही लोग इंडस्ट्री चलाते हैं ना, वो बर्डन लोग होंगे। बख्शी साहब, आप बड़े बच्चे की काफी, मेरे ख्याल में प्रोग्राम में मेरा एक राय है, आप लोग सब सीनियर हैं, क्रॉस टॉक करेंगे तो कोई प्रोग्राम नहीं। जी देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शरीफ आदमी एक हसन बख्शी साहब है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पहले तो जावेद भाई की बात को मैं क्लियर कर दूं। जावेद भाई ने जो से खिताबत में कह दिया कि वहाँ बिल्डर बैठा है, वहाँ बिल्डर नहीं बैठा, जिसने 100 दुकानें खरीदी थी वही चला रहा है। देखिए, हमसे ज़्यादा नहीं जानता ना, हम इनके बिजनेस को इनसे ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमारा रात दिन का काम है। आप आरजे मॉल की बात कर रहे हैं ना, ट्रेड बॉडी कोई नहीं है। देखिए, मैं अगर कंप्लीट कर लूँ जावेद भाई, देखें आप बात कर रहे तो मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए, हमें मसाइल बहुत हैं, हल की तरफ जाना चाहिए और हल तजवीज़ करना चाहिए, ये लीडरशिप का विजन होना चाहिए। 100%। अगर हम सिर्फ यही बहस करते रहेंगे, मैंने आपको बोला ना, हल बहुत सिंपल है, नई बिल्डिंग में कंप्लीशन ऑक्यूपेंसी नहीं दें। आबाद की प्लेटफॉर्म से आप अपने बिल्डर्स को ये पैगाम देंगे कि आइंदा अब जो भी आप हैंडओवर करेंगे। मैंने तो डीजी एसबीसी को भी कहा है कि आप नहीं दें। देखिए, बात ये, कहीं रेगुलेटर को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा, हम भी करेंगे, पर कहीं कहीं रेगुलेटर का काम है ना कि यार ये नहीं होगा काम, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। किन किन चीजों की एनओसी चाहिए उसके बाद लेंगे, आप जरा दोबारा बता दें। अभी देखिए, अगर मेरी बिल्डिंग कंप्लीशन के करीब है तो मैं सिविल डिफेंस से जाके एनओसी लूं। सिविल डिफेंस आके चेक करे कि मैंने वो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं
उस स्टैंडर्ड के लगाए हैं या नहीं है। ठीक है जी, ठीक है ना। पर अगेन मैं उस वक्त लगा के दे दूंगा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की क्यों बात करूँ। पर बिलाल भाई इवेंचुअली जो मालकान है ना, जो रह रहे वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। हमने एज एन सोसाइटी भी ग्रो करना पड़ेगा कि भाई की चीजें कैसे चलेंगी। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये चीजें कैसे चलेंगी। हम सिर्फ अपनी दुकानदारी करेंगे कि नहीं यार मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया, मैंने अपनी भी गलती मानी कि यार हम लोग भी परफेक्ट नहीं। बड़ी बात है सर, एक आबाद जो एक के बड़े बिल्डर वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि उसमें बिल्डर्स की भी बहुत सारी गलतियां हैं। बहरहाल यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपनी गुफ्तगू सिलसिला को जारी रखेंगे, साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दहर के अंदर में दोबारा हाजिर हैं और जावेद साहब ने जो बातें की यकीनी तौर पर उनमें बहुत सारी सच्चाई भी थी और एक वो दुख भी है जो उनकी ट्रेडर्स के साथ नुकसान हुआ, उनके दुख भी है। हसन बख्शी साहब ने भी जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात है और अभी वफ़े में भी कह रहे थे कि हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मैं अभी फैसल साहब से क्वेश्चन करूंगा, टाइम कम है इसलिए ज़रा सा टू दी पॉइंट करके बात कर लीजिएगा। ये तो एक प्लाजा में आग लग गई ना कि अल्लाह कह गुज़श्ता बरस और बल्कि दरमियान में अक्सर फैक्ट्रीज में भी आग लगी हुई होती हैं, तो उन आग के किस तरह आप लोग उसकी तदारक करें कि मज़ीद फैक्ट्रीज वगैरह में आग ना लगे? जी देखिए जी, इस वक्त कराची शहर की मैं बात करूं, तमाम एसोसिएशंस की जो सातों टाउन एसोसिएशंस हैं, या हमारा मेजर जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल का हिस्सा है। हाँ जी, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल कपड़े का काम। जी जी, अब कपड़ा आग बहुत जल्दी पकड़ता है, केमिकल की फैक्ट्री जी जी केमिकल है, मगर तादाद में ये कपड़े की फैक्ट्री है ना जहाँ आग बहुत ज्यादा लगती है। जी जी, इशू ये है सर कि इस वक्त जितनी इंडस्ट्री है ना उसमें तकरीबन 60% इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो अप्रूव्ड है, ISO अप्रूव्ड भी है, उसके अलावा भी जो ये सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं ना, ये उनका बायर की रिक्वायरमेंट होती है, वो लेते हैं, सही है ना। मसला ये है कि ये हादसात तो जो होते हैं वो आपके सामने ही है, लेकिन इशू ये जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सातों टाउन एसोसिएशंस को और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पिछले तकरीबन 3-4 साल पहले फायर टेंडर्स दिए गए। जी, 2 फायर टेंडर्स सारी एसोसिएशंस को दिए गए और 1 फायर टेंडर कराची चैम्बर को दिया गया। आज की तारीख से 3 साल तक प्रॉपर फायर स्टाफ जो है वो किसी फायर टेंडर में नहीं है। हम रोजाना की बुनियादों पे KMC को और इदारों को लेटर लिखते हैं, फायर डिपार्टमेंट को, कि स्टाफ पूरा करो। नकाटी का फायर स्टेशन हम इस तरह चला रहे हैं कि हम अपनी मदद आप पे हमने हायर किए हैं लोग जो रिटायर हो गए उनको, और कुछ डिपार्टमेंट से हेल्प लेके चला रहे हैं। फेडरल बे एरिया एसोसिएशन, उसके अलावा कुरंगी एसोसिएशन, जितनी एसोसिएशन है वहां फायर टेंडर का यह हाल है कि वो बंद हो चुके। इस वक्त फायर की कोई सहूलत नहीं है, फायर स्टाफ मौजूद नहीं है। अच्छा, नई अपॉइंटमेंट सिंध गवर्नमेंट के मुकाबले में जब फैक्ट्री में आग लगती है तो वो ज्यादा खौफनाक जी खौफनाक होती है। हमने ये 12 गुजारिश की है KMC से और फायर डिपार्टमेंट से, उन्होंने उनका जवाब ये होता है कि नई भर्तियों पे पाबंदी है। इस वक्त जो फायर मैन काम कर रहा है वो ऑलरेडी 50-55 साल की उम्र से एक्सेस हो गई है उसकी उम्र, तो अब वो एनर्जी और वो चीज उसके अंदर नहीं है। अच्छा, फिर एक इदारा बना 1122 वो रेस्क्यू। अच्छा, वो इतने ट्रेंड ही नहीं है। अभी एक आग लगी थी नकाटी में, हमने उस वक्त देखा, तो वो इतना हेजिट था उनको अंदर जाने में कि जो फैक्ट्री जल रही थी या लोगों को बचाने में, कि वो अंदर जाने के मूड में ही नहीं थे। हमने काफी उनको बोला कि आप अंदर जाएं और लोगों की जानें बचाएं, लेकिन वो डिपार्टमेंट बन गया, वहां सिर्फ भर्तियां हो गई, लेकिन ऑलरेडी वो ट्रेंड लोग ही नहीं है जो अपना ये काम करें। बनाने की तो सब बना देते हैं, उसको ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री कितने अर्से से कायम है? तकरीबन 40 साल तो हो गए होंगे, 50 साल हो गए। तो 50 साल में क्यों नहीं इन इंडस्ट्री जोन में जो है वो इस किस्म की कार्रवाई की गई, या फैक्ट्री अपने मालकान जो काम आप कह रहे हैं ना फ्लैटों में होना चाहिए वो सारी चीजें, तो मतलब फैक्ट्रीज में देखिए ये है ना, कंप्लाइंस हमसे ज्यादा कौन करता है आज भी। जितनी कंप्लाइंस इंडस्ट्री, देखिए फॉरेन बायर की रिक्वायरमेंट है ये बिलाल भाई। मैं जरूर ये बात बोलूंगा कि हाँ, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स में, वो इस तरह बनी हुई है कि उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। सही ना, छोटी इंडस्ट्री में। लेकिन जितने बड़े यूनिट्स हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट्स हैं, दे आर ऑलरेडी, उनकी कंप्लाइंस पूरी है। अब छोटी इंडस्ट्री में हम आज कोशिश कर रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट, सिविल, अच्छा, सर्दियों में आतिशबाजी के वाकया ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, रुई का काम है ना, कपड़े का नहीं, कपड़े का काम नहीं। हमने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछा था तो उनका कहना था कि हम लोग सस्ते तार इस्तेमाल करते हैं जो कि वायरिंग के लिए, और जो उसमें होती है स्टील का, कॉपर की जगह होती है, तो सर्दियों में गर्म ठंडा लाइन यानी कि फेस और न्यूट्रल आपस में चिपक जाते हैं, तो उन चिपकने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तो बात ये है कि मेरा अपना जाती राय ये है कि हम थोड़ा सा
जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें भी हम जरा सस्ता मटेरियल जो लगाते हैं, खास तौर पे वायरिंग। ये काम देखें हमने ऑफर की है अपनी एसोसिएशंस की तरफ से, और हम आज भी यहाँ बैठ के मैं ऑफर करता हूँ कि आप कंप्लाइंस कराएं, ठीक है, और हम एसोसिएशन सारी उनके साथ मदद में शामिल हों। यही बात मैं हसन बख्शी साहब से पूछूंगा। सर, आप लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये क्या मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा मटेरियल होता है कि ये हल्का होता है जिसकी वजह से आशीर्वादगी शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होते हैं? देखिए, मैं तमाम लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता, पर जो अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं अच्छा बेहतरीन वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए इसकी लाइफ 50 साल है। बट मैं आपके प्रोग्राम के आरजे मॉल में शॉर्ट सर्किट हुआ है। जी जी, नहीं, मैं आपको तवज्जो एक और बात पे भी दिलाना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त कराची में 50 से ज़्यादा बिल्डिंगें 25 फ्लोर से ऊपर की बन रही हैं। बिल्कुल बन रही हैं सर। ठीक है, एक स्नॉर्कल नहीं है हाँ, जो इन बिल्डिंगों को सर्विस कर 20 मंजिल तक की है आपने जी। तो ये आपके प्रोग्राम की तवज्जुद से मैं हुक्मरानों को, हुकूमतों को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये 50 बिल्डिंगें आज नहीं, साल में, 2 साल में, 3 साल में बन जाएंगी। बीच में एक सवाल पैदा हो गया जी, जो कि यकीनी तौर पर बिल्डर की तरफ ही जाएगा। जी बताइए। जब बिल्डर 25 मंजिल बिल्डिंग बना रहा होता है तो एसबीसी उसको इजाजत किसे देती है? कानूनी देती है, कानूनी इजाजत है। जब इस नाकल ही नहीं 25% की। देखें, अगर इस तरह आप बात करेंगे तो आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना पूरा, तो इसका मकसद आप काम रोक दें और कच्ची आबादियां और स्लम्स को बढ़ने दें। देखिए, ये पैरेलल गाड़ी चलती है, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट है। शहर जब बसाया जाता है तो कब्रिस्तान की जगह रखी जाती है। मेरी बात, बंदा जब इंतकाल करेगा तो उसे वहां दफनाया जाएगा। भाई मेरी बात सुने। हाँ जी। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि एक जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम अपना नहीं कर रहा है 40 साल से। हाँ। हम सब मानते हैं ना, आप प्राइवेट सेक्टर भी बंद कर दें तो सबसे ये देखिए, मेरा काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस शहर का। आप मेरे से चार्जेस ले लेना। मटेरियल अच्छा, आबाद इस बात को अपने मेहमान की कोशिश करता है कि जो वो मटेरियल इस्तेमाल करें वो मेयारी हो। बिल्कुल, हम एजुकेट भी करते हैं, और हम जो टॉप की 3 टियर कंपनी है उनसे एग्रीमेंट भी करते हैं कि हमारे मेंबर्स को आप फैसिलिटेट करें प्राइस में भी, ताकि लोग अच्छी से अच्छी चीजें सार्कल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, यकीनी तौर पे कि इतने बुलमाला इमारतें बननी उसमें सार्कल नहीं। जावेद शम्स साहब, क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अभी जो बात हो रही थी आग के बचाव के हवाले से, बिल्कुल हमारी भी कोताहियाँ और खामियाँ होती हैं, हमें उस पर नज़र डालनी चाहिए। बख्शी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी हवाले से हमने 2 रोज़ कबल अंजुमन ताजरान कराची का एक इजलास बुलाया था, ठीक है, और हमने ये फैसला किया है कि 200 से ज़ायद जो मार्केट है हमारे पास है, हम अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर जो है फायर टेंडर के इंतजाम करेंगे, वहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह लगाएंगे, और वहाँ इक्विपमेंट को लाजमी तौर पर लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हम किसी से मदद लें, अपने तौर पे करें या हुकूमत से लें। तो उसकी वजह ये है कि ये हादसा इंसानी जान तक ले लेते हैं, सिर्फ माल का नुकसान नहीं है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप देखें ना कि जो 5 लोग इस हादसे में गए अर्शी शॉपिंग में और 11 लोग वहाँ शहीद हुए हैं आरजे में, ये भी किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी की औलाद थे। इनके पीछे कौन पुरसाने वाले? गवर्नमेंट ने इनको क्या फैसिलिटेट किया, इनकी फैमिली को क्या दिया? और अक्सर जो है सिलेंडर फट जाते हैं, फ्लैट तबाह हो जाता है। और सर, मैं आपको बताऊं कि आज एक बॉडी रिसीव करनी थी हमें वहाँ से, जो अर्शी में एक साहब शहीद हुए। जी जी, हम नहीं कर सके। उन्होंने इतनी सारी हमसे चीज़ें मांग ली, क्योंकि उनकी फैमिली यानी थी पंजाब थी, वो पंजाब से बिलोंग करते थे, बॉडी वहाँ भेजनी थी हमने। अब हमने एक बंदा मुकर्रर किया आज जो अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। मुझे टू दी पॉइंट से भी बताइए कि एज ए ट्रेड लीडर होने के नाते आप अपने मार्केट्स में कब तक जो है ये तमाम? सर, हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ये स्कीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑन बोर्ड लेंगे, तमाम मीडिया को, और इस तरफ जा रहे हैं। कोशिश करें कि कराची की 200 मार्केटों में 1 महीने के अंदर अंदर हम तमाम जो है ये तनसीब कर दें, सिलेंडर लगा दें, दीगर जो इसकी ज़रूरियात है वो पूरी करें। और मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करूँगा कि आप भी अपने इदारों को मुतारिक करें। वो सोए हुए फायर फाइटर्स का सिस्टम ठीक है, नाकारा है, शहर में ट्रैफिक होता है, नहीं पहुँच पाते, लेकिन दीगर जो आपके इदारे हैं, जो वहाँ सिविल जो एक इदारा, फैसल भाई क्या कहते हैं उसको, सिविल डिफेंस वाले, वो क्या कर रहे हैं शहर में? आपने सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में भरा हुआ है। सिविल डिफेंस वाले वही काम कर रहे हैं जो EOBI कर रहा है, जो सोशल डिपार्टमेंट का सैसी कर रहा है। नहीं सर, ये वही वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे जाने जा रही है ना फिर अगली। इसका मकसद ट्रेड के जो लोग हैं अगले किसी हादसे में जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलते हैं। सर, मैं बस जाते जाते यही, जो हुकूमत में लोग बैठे हैं और जो लोग मुल्क के फैसले करते हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सर, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बुरे हालात में। कराची की इंडस्ट्री इस वक्त महंगी गैस,
महंगी बिजली, महंगा पानी, और पानी अवेलेबल भी नहीं है। सिर्फ यही मसला है जाते जाते कि खुदारा कराची की इंडस्ट्री को एड्रेस करें और हमारे मसाइल हल करें। बख्शी साहब जल्दी से देखिए, मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज नेसेसरी। कानून सब है किताबों में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो अब आप कराएंगे इम्पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हमें और रेगुलेटर को मिलकर कराना है, मतलब कि अब आपने ठान ली के कराएंगे, मसीह जिंदगी तबाह ना हो। जी, छोटे ताजिरों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए इकदाम करने चाहिए, सिर्फ हुकूमत पे इक्तफा नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी बात बड़ी पसंद है कि आप अपनी मदद के तहत करेंगे तो सब कुछ होगा। कुछ मदद चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और ये हमारे आबाद के बैठे हुए हैं, ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मुझे याद है कि जब नस्ला टावर टूट रहा था तो उस वक्त आबाद ने, जिसमें हसन बख्शी साहब सबसे आगे आ गए थे और मोहसिन शिकानी साहब, कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो रुक जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये थी छोटी मोटी बात कि हम अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। हम हमारी चीज़ के लिए हुकूमत की अगर हम तवज्जो देंगे या उनकी मदद के मुंतज़र रहेंगे तो यकीनी तौर पे बहुत सारे मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। बिलाल असम की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।